हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम क्लास 11th के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करके और इन क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो को और समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्लासीफाई द एरर्स। तो हम क्लासीफाई द एरर्स को बाद में पढ़ेंगे, पहले रेक्टिफिकेशन का मीनिंग समझते हैं। रेक्टिफिकेशन का मीनिंग होता है किसी चीज को सही करना, करेक्ट करना, शुद्ध करना। जो गलतियां हमसे जनरल एंट्री करते समय या रिकॉर्डिंग करते समय हुई हैं, उन गलतियों को हमें क्या करना होता है, करेक्ट करना होता है, ताकि हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल बने रहें। तो सबसे पहले हमने जो गलतियां की हैं, जो कचरा हमने फैलाया है, उस कचरे को समेटना होगा, साफ करना होगा, वरना हमारा जो डेटा है वो रिलायबल नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात यह है। तो हमें जो एरर हुई है उन एरर को सही करने का जो पैटर्न है वही क्या कहलाता है, वही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहलाता है। तो आप जानते हो गलती करना मानव का स्वभाव है और मानव से गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को सही करने के लिए हमें कुछ एंट्रीज पास करनी होती हैं और उन्हीं एंट्रीज को हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कहते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम केवल थ्योरी ये वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्या होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स रिफ्लेक्ट्स rectification of errors refers to the process of correcting mistakes। क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? जो गलतियां की हैं उन गलतियों को करेक्ट करने की प्रोसेस ही क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। मेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जब हम रिकॉर्ड्स को लिख रहे थे उस समय हमसे जो मिस्टेक हुई थी उनको करेक्ट तो करना पड़ेगा ना। आपने सैलरी दी है किसी को और आपने रिपेयरिंग में डाल दिया उस पैसे को, तो आपने गलती की है ना। दी सैलरी, ये खर्चा है, दोनों वो भी खर्चा, ये भी खर्चा है। तो आपने खर्चे लिखे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आपने गलती तो की है ना कि सैलरी का पैसा रिपेयरिंग में डाल दिया है, तो उसको करेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो बस इसी प्रकार जो हमसे गलतियां हुई हैं, राम को पैसे दिए थे, मोहन के अकाउंट में लिख दिए, तो भाई ये भी गलती हुई है। तो जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सही करने का जो पैटर्न है वही क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहलाता है। तो सीधी सी बात यह है, दीज मिस्टेक्स कुड बी ड्यू टू द ह्यूमन एरर्स। ये मिस्टेक्स गलती से होती है, मानव का स्वभाव है गलती करना। एज यू नो, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कभी कभी मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं, प्रिंसिपल समझ में नहीं आते, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, ओवरसाइट कर लेते हैं। करेक्टिंग दीज एरर्स एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट। और आप इन एरर को अगर सही कर लेते हो तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही माने जाते हैं और रिलायबल माने जाते हैं, भरोसेमंद माने जाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि हमने जो गलतियां की हैं उनको करेक्ट करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। अब आप देखिए रेक्टिफिकेशन करने के लिए स्टेप क्या होते हैं। तो क्या इसके लिए स्टेप इन्वॉल्वड इन रेक्टिफिकेशन, सबसे पहले एरर को लोकेट कीजिए बेटा, आइडेंटिफाई द एरर। सबसे पहले गलती को पता कीजिए, क्योंकि आपको अगर किसी प्रॉब्लम का पता लगाना है, मतलब प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो पहले यह पता करना पड़ेगा प्रॉब्लम है कहां, बीमारी है कहां। तो भैया लोकेट वेयर द मिस्टेक्स वाज मेड, कहां मिस्टेक हुई है और उसकी वजह से कौन दो चीजें इफेक्ट हुई हैं। तो उन दो चीजों से हम क्या करना होता है, या एक ही चीज इफेक्ट हुई है, उन दो चीजों से या एक चीज से हमें क्या करना होता है, रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करनी होती है। करेक्ट द एरर्स, मेक जनरल एंट्रीज और एडजस्टमेंट एंट्री टू फिक्स द मिस्टेक्स, ताकि मिस्टेक्स क्या हो सके, फिक्स हो सके। तो सीधी सी बात यह है, गलतियों को सही करने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहलाता है। हम आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है इसमें, टाइप्स ऑफ द एरर्स। ऐसी एरर्स के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं कि एरर्स ऑफ ओमिशन होता है, जब आप पूर्ण रूप से किसी चीज को लिखना भूल जाओ। जैसे मुझे कोई पैसे देकर गया था और मैं उन पैसों को लिखना भूल गया, या मैंने कोई एक्सपेंस किया था, मैंने पेमेंट किया था किसी चीज का, या कोई रिपेयरिंग कराई थी लेकिन मैं उस रिपेयरिंग के चार्जेस को लिखना ही भूल गया। तो ये कौन सी एरर कहलाती है, ये एरर ऑफ ओमिशन कहलाती है। फिर आती है एरर ऑफ कमीशन। तो पहले एरर ऑफ ओमिशन को देख लीजिए, दिस अकर्स व्हेन ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली लेफ्ट आउट और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, हमने लिखे ही नहीं है उनको। जबकि एरर ऑफ कमीशन क्या होती है, दिस हैपेंस व्हेन द ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग अकाउंट बट विद इन द करेक्ट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने रॉन्ग अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिख दिया है, सीधी सी बातें है। अगले में क्या कह रहा है वो, अगले में कह रहा है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है, सैद्धांतिक एरर, गलतियां होती हैं। ये कौन सी एरर है, दिस अकर्स व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यहां पर आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को गलत तरीके से लगाया है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है, ठीक है। और जैसे आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या किया है, आपने उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया है, तो ये इससे भी गलती, ये भी गलती है कि आपने कोई मशीन खरीदी थी और मशीन खरीद के उसको किस में लिख दिया, रिपेयरिंग में, सैलरी में लिख दिया। आपने गलत किया ना, वेजेज में लिख दिया। मशीन का पैसा मशीन में लिखा जाएगा, वेजेज में क्यों लिखा जाएगा। तो ऐसी जो एरर होती है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। और एक होती है कंपनसेटिंग एरर, जो एक दूसरे को कंपनसेट हो जाती है। These errors occur when two more mistakes offset each other, so the
ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंसेस बट इंडिविजुअल एंट्रीज आर इनकरेक्ट, कि ये ऐसी गलतियां होती हैं जो एक दूसरे से सेटिस्फाई हो जाती हैं, इससे अकाउंट ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाता है लेकिन गलती तो है ना। जैसे देखिए कि ओवर स्टेटिंग सेल्स $1000, आपने सेल्स को बढ़ा के दिखा दिया, और ओवर स्टेटिंग एक्सपेंसेस बाय $1000, यहां पर आपने सेल्स भी बढ़ा दी 1000 से और एक्सपेंस भी बढ़ा दिए 1000 से। अब आपको एक चीज ध्यान देनी चाहिए कि सेल्स बढ़ाई है आपने 1000 से, तो सेल्स क्रेडिट साइड ही तो दिखती है, तो क्रेडिट साइड का $1000 बढ़ के दिख रहा होगा, और उधर आपने डेबिट साइड बढ़ा के दिखा दिया है। क्या डेबिट साइड आपने ओवर स्टेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट दिखा दिए होंगे, जो एक्सपेंसेस हुए वो डेबिट हुए होंगे। तो देखो सेल्स डेबिट साइड दिख रही होगी 1000 से ज्यादा, और एक्सपेंस 1000 से इधर दिख रहे होंगे डेबिट, तो 1000 का बैलेंस इधर मैच कर गया होगा डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में, और 1000 का बैलेंस क्रेडिट साइड मैच कर गया होगा, तो दोनों साइड का ट्रायल बैलेंस क्या हो गया होगा, बराबर हो गया होगा। तो ट्रायल बैलेंस तो बराबर हो गया, लेकिन गलती तो है ना, आप ये तो हुआ ही नहीं है, ऐसा ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने लिखा और ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। तो ऐसी स्थिति में इस एरर को हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। बाकी आपको केवल और केवल क्या लिखनी है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखी है उतनी लिखनी है। क्या लिखना है, एरर ऑफ ओमिशन, दिस अकर्स व्हेन द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली लेफ्ट आउट, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, और एरर ऑफ कमीशन, दिस हैपेंस व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग अकाउंट बट विद इन द करेक्ट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, और ये इसके अलावा एरर ऑफ प्रिंसिपल में, दिस अकर्स व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन वायलेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तक। फिर उसके बाद कंपनसेटिंग एरर, these errors occur when two or more mistakes offset each other, so the trial balance still balances but individual entries are incorrect। और आप इनके एग्जांपल भी देख सकते हो, एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो, एग्जांपल भी इसमें दे रखे हैं, चारों के एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, एग्जांपल से भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाकी एक और एरर है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ओरिजिनल एंट्रीज में भी एरर हो सकती है। क्या, दिस हैपेंस व्हेन द इनिशियल अमाउंट रिकॉर्डेड फॉर द ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्ट। इनिशियल शुरू में ही अपन ने गलती कर आया हूं, जब शुरू में रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन $500 को $50 लिख दिया और $5000 लिख दिया, तो ये गलती तो है ना। तो ऐसी गलतियों को हमें पता करके उनको सही करना होता है, अदरवाइज इंपैक्ट क्या पड़ता है, दिस डिस्टॉर्ट्स the financial records and need to be corrected by the adjusting the original entry। ध्यान रखना, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है, हमें सही करनी पड़ती है गलती को, तो यही कहलाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और ये 4 प्रकार की आपको याद कर लेनी है और लिख के आनी है। बाकी अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल रिडक्शन, ग्रेजुअल रिडक्शन, धीरे धीरे किसी चीज में गिरावट आना, कम होना, इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर, यूजेज पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंसेस। कभी कभी क्या होता है, हम किसी वस्तु को फिक्स एसेट को जो फिक्स एसेट होती हैं उनको खरीद कर लाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उनकी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है। कभी कभी ऑब्सोलेंसेस के कारण अनट्रेंड हो जाती हैं चीजें, कभी कभी चलते चलते चीजें खराब होने लगती हैं, डिटरिएट होने लगती है, गिरने लगती है वैल्यू उनकी। तो जब नॉर्मल वियर एंड टियर आते हैं, चीजें टूटने फूटने लगती हैं, तो इसकी वजह से जो वस्तु हम खरीद के लाए होते हैं उसकी जो मेन वैल्यू होती है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, गिरने लगती है, और उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ध्यान रखना, क्या डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, यूजेज पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस मतलब अप्रचलन हो जाना, अनट्रेंड हो जाना वस्तु, ठीक है, समय गुजरने के कारण। इट इज एन एक्सपेंस दैट इज अलोकेटेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट टू रिफ्लेक्ट इट्स डिक्रीजिंग वैल्यू। तो ध्यान रखना, ये एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट होता है डेप्रिसिएशन, P&L में दिखाया जाता है, आपको पता ही होगा। तो ये नुकसान है फर्म के लिए, ये हमारी फर्म की फिक्स एसेट को क्या कर देता है, वैल्यू को कम कर देता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसका यही है कि हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जो फिक्स एसेट हम लेकर आते हैं उसकी वैल्यू को धीरे धीरे क्या कर देता है, कम कर देता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन लीड टू द कंटिन्यूअस डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब गिरना वैल्यू में, इन द बुक्स ऑफ फिक्स एसेट, इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू में क्या हो जाता है, धीरे धीरे रिडक्शन आ जाता है, और वही क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। और यही डेप्रिसिएशन का पहला क्या है, कैरेक्टर है, कि रिडक्शन इन द फिक्स्ड एसेट और वैल्यू ऑफ एसेट। नॉन कैश एक्सपेंस, चूंकि इसमें कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो आपकी वस्तु होती है उसी पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, पर आपकी जेब में जो पॉकेट में जो कैश रखा हुआ है, बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ध्यान रखना, इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल कैश आउटफ्लो और
बट रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, लेकिन एक्सपेंस की तरह बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है। पी एंड एल में आपको पता होगा, आपने डेप्रिसिएशन लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय। अप्लाइज टू फिक्स असेट, और काहे पर लगता है डेप्रिसिएशन? तो फिक्स असेट, जो हम बिल्डिंग वगैरह और मशीनरी वगैरह खरीदते हैं उन पर डेप्रिसिएशन लगता है। कभी कभी कुछ चीजों पर तो एप्रिसिएशन भी लग जाता है, पर डेप्रिसिएशन जनरली लगता है मशीनें वगैरह, फर्नीचर वगैरह, इन चीजों पर। ओनली फिक्स्ड असेट सच एज मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, नॉट करंट असेट्स लाइक स्टॉक्स वगैरह, इन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। किन पर लगता? करंट असेट पर नहीं लगता, सीधी सी बात है, फिक्स्ड असेट पर लगता है। बाकी कॉज्ड बाय द मल्टीपल फैक्टर्स, ऐसा नहीं कि डेप्रिसिएशन लगने का एक ही फैक्टर है कि वैल्यू मतलब यूज करते करते वस्तु डेप्रिसिएट हो रही है, ऐसा नहीं है। और भी कई रीजन बन सकते हैं, जैसे क्या? डेप्रिसिएशन अकर ड्यू टू वियर एंड टियर, एक तो टूट फूट की वजह से यूज करते समय, ऑब्सोलेंसेस, अनट्रेंड हो रही है चीजें, अप्रचलन में जा रही है, पैसे समय गुजर जाने की वजह से, कभी कभी टाइम गुजर रहा है तो टाइम गुजरने के साथ साथ चीजों की वैल्यू भी गिर रही है धीरे धीरे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कभी कभी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक प्रकार का अप्रचलन ही हो गया इन तरीके से कि वस्तु अब प्रचलन में नहीं। जैसे पहले कीपैड जो फोन थे वो काफी चलते थे, आज एंड्रॉइड फोन काफी चलते हैं, तो सीधी सी बात है वो कीपैड वाले क्या हो गए? अनट्रेंड हो गए एक तरीके से। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो इस चक्कर में अब वो कम चलते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि कॉज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, कई कारणों से डेप्रिसिएशन लगता है। अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है। डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द नेट प्रॉफिट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड द असेट वैल्यू ऑफ द बैलेंस शीट। ध्यान रखना, असेट की वैल्यू को कम कर देता है, माइनस करके लिखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं तब डेप्रिसिएशन जो लगा होता है असेट पर। और उसके अलावा ये हमारे नेट प्रॉफिट को भी कम कर देता है, क्योंकि हम पी एंड एल में एक्सपेंस साइड इसको दिखाते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पी एंड एल के, बैलेंस शीट के, ट्रेडिंग के, ये आपको पता होने चाहिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम आगे डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये फिक्स्ड मेथड से आपको डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करना है। इसमें आपको एक मशीन दी गई है, उस मशीन का असेट का अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हम, असेट अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। तो पहले हम कोई मशीन खरीदेंगे और खरीदने के बाद उस पर क्या लगाएंगे? उसकी ईयर एंड जिस दिन होगा उस दिन उस पर डेप चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो उससे हमारी मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम जो कम होने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू को शो करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है द परचेज प्राइस ऑफ अ मशीनरी इज 38,000। कितने की मशीन खरीदी थी आपने? तो 38,000 की। एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आर 7,000। तो 38,000 की मशीन खरीदी, 7,000 उस पर खर्च कर दिए। तो जब खरीदी है फर्स्ट ईयर में मशीनरी, तो टू कैश लिखेंगे हम, क्योंकि एंट्री क्या बनी होगी? एंट्री आप अच्छे से जानते हो, मशीनरी आई होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये लीजिए 38,000 रुपए की आपकी मशीनरी आई है, और तो मशीनरी आई होगी। और तो अब आपने देखा होगा कि ये मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं हम, तो लेजर है एक तरीके से। लेजर है तो हम मशीनरी किस साइड है? डेबिट साइड है, तो मैं डेबिट साइड आऊंगा और उसका उल्टा वाला लिखूंगा टू कैश। क्या लिखूंगा? उल्टा वाला। और पैसे भी लिख दूंगा। फिर अगले ही दिन, इसी साल में आपने अगले दिन उस मशीन को इंस्टॉल करवाया होगा, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मशीन में ही ऐड हो जाते हैं। तो जब आपने मशीन खरीदी तो उसको इंस्टॉल करवाया होगा, तो वो भी पैसा उसी में ऐड हो जाएगा। तो 38,000 की मशीन खरीदी, 7,000 आपने इंस्टॉल करवाने में लगाए, तो टोटल मशीनरी आपको कितने की पड़ी? 45,000 की पड़ी। तो आपने इसी एंट्री को एक बार और दोहरा दिया होगा, 7,000 रुपए लिख दिए होंगे। कितने लिख दिए होंगे? 7,000 रुपए। तो इसीलिए ये एंट्री फिर से ट्रांसफर हो गई इसमें। अब हमारे पास आज की डेट में 45,000 की मशीनरी है, जो धीरे धीरे साल भर में डिग्रेड हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू गिर जाएगी। कैसे, कितनी गिर जाएगी इसकी वैल्यू? तो वो मैं बताता हूं कितनी गिर जाएगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू गिर जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिर जाएगी। मशीन हमारी 45,000 की है, इस पर लगना है कितने परसेंट डेप? इस पर लगना है, रेजिडुअल वैल्यू बचेगी इसकी 5,000। कितनी बचेगी? 5,000 अपॉन कितने साल में? 8 ईयर में। तो बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 45,000 की मशीन है, 5,000 रुपए जो है मशीन की वैल्यू बचेगी। तो मशीन कितने की थी? वैल्यू बच कितनी रही है? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है उसकी? 5,000। और वर्किंग लाइफ क्या है उसकी? तो 8 ईयर है। तो बस आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो 40,000 अपॉन 8, 5,000 रुपया पर ईयर। हर साल मशीन कितने रुपए से गिर जाएगी? 5,000 रुपए से गिर जाएगी। तो हमने डेप्रिसिएशन लेकर निकाल लिया उसका। तो जैसे डेप्रिसिएशन निकाला तो अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाएंगे। ये देखिए डेप्रिसिएशन पहली साल में, जब हमारी मशीन शुरुआत में पहली साल डेप्रिशिएट हुई होगी, कितनी? फर्स्ट ईयर में जिस तारीख को खरीदी होगी उसके 1 साल होने पर उस मशीन को हमने 31 मार्च को डेप्रिशिएट किया होगा। फर्स्ट ईयर में ही हमने डेप्रिशिएट किया होगा, तो 1 साल में वो 5,000 की डेप्रिशिएट हो गई होगी। तो आज की डेट में आपकी मशीन कितने की रह गई होगी? तो आप जानते हो अच्छे से, 45,000 की मशीन थी, 5,000 की गिर गई, तो बैलेंस क्या बचा होगा उस मशीन का?
40,000 बचा होगा, दोनों साइड का हम बराबर एडजस्ट कर देंगे। 45,000 जोड़ लीजिए आप, ये 38,000, 7,000, 45,000, 5,000 डेप्रीशिएशन गया, 40,000 की बची है 45,000। पहले साल का डेप्रीशिएशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसी बैलेंस को ट्रांसफर कर लेंगे अगले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बना लेंगे। ये लीजिए मैंने ट्रांसफर कर लिया, देखो मैंने कलर भी मैच किया है उसका कि ये जो बैलेंस है वो अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा सेकंड ईयर में। उस सेकंड ईयर में ब्रॉड डाउन कर लिया मैंने इस बैलेंस को 40,000 रुपए को, देखिए 40 ही तो बचा था, 40 ब्रॉड डाउन कर लिया। अब एक साल फिर चलाऊंगा मशीन, फिर चलाने के बाद फिर उसमें फिर 5,000 फिर कम कर दूंगा, तो मशीन सेकंड ईयर में फिर डेप्रीशिएट कर दूंगा, फिर कम हो जाएगी 5,000 की। तो अब कितने की रह जाएगी मशीन? फिर 35,000 की रह जाएगी। फिर इसके बाद फिर क्या करूंगा, इसी बैलेंस को फिर ट्रांसफर कर लूंगा मैं, यहां पर बीडी बैलेंस बना लूंगा, और बीडी बैलेंस बनाकर फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरी मशीन कितने की बची है मेरे पास 35,000 की, इस 35,000 पे फिर 5,000 का डेप लगा दूंगा, और फिर आज की डेट में मेरे पास 30,000 की मशीनरी बची है, और दोनों साइड तो बराबर बराबर बैलेंस कर देते हैं। ये आंसर नहीं होता बच्चे, इसको आंसर समझ बैठते हैं। आंसर ये रहा सीडी बैलेंस। ये सीडी बैलेंस कितना बचा है, 35,000 की मशीन थी, 5,000 से डिग्रेड हो गई तो डेप्रीशिएट हो गई, इसका मतलब क्या बचा 30,000 की बची। तो इस प्रकार हमारा 3 साल का डेप्रीशिएशन मशीनरी अकाउंट बनकर तैयार हो गया। क्या बनकर तैयार हो गया? 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनकर तैयार हो गया। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। उसके अलावा आपने इसमें डेप्रीशिएशन निकालना सीख लिया। कैसे डेप्रीशिएशन निकाला मैंने, पहले मशीन की पूरी जो एक्सपेंसेस की है, मशीन कितने की थी और एक्सपेंस कितने हुए, 45,000 की मशीन हो गई, और उसकी वर्किंग लाइफ कितनी है वो अपॉन में रख दिया, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कि वो लास्ट में कबाड़े में के भाव में कितने की बिकेगी वो माइनस कर दिया उसमें से। इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, ये लिखा है देखिए, कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रीशिएशन। कैसे निकाला था डेप्रीशिएशन, फिक्स मेथड थी ये, ठीक है। क्या 38,000 7,000 माइनस 5,000, क्योंकि 38,000 की मशीन थी, 7,000 लगाए उसमें, 5,000 की उसकी क्या है रेजिडुअल वैल्यू है, और वर्किंग लाइफ कितनी है उसकी 8 है। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 5,000 रुपया पर ईयर का डेप्रीशिएशन आ जाएगा। 3 साल में मशीन कितने से गिर जाएगी, 15,000 रुपए से गिर जाएगी। तो जैसे ही 45,000 रुपए की मशीन 15,000 से गिरेगी तो कितने की रह जाएगी, 30,000 रुपए की रह जाएगी। कितने की रह जाएगी, 30,000 रुपए की। अगला क्वेश्चन भी डेप्रीशिएशन का ही है, और क्या कह रहा है डेप्रीशिएशन का अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है, ये एक्चुअल में इसमें जो मशीनरी गिरेगी वो कौन से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से गिरेगी। हर साल 5,000 नहीं गिरेगी, जो वैल्यू गिर जाएगी उस गिरी हुई वैल्यू के बाद जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पर ही हर साल डेप निकाला जाएगा। देखिए कैसे निकाला जाएगा, मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मशीन खरीदी है आपने, क्या खरीदी है, एक मशीन खरीदी है आपने। ए मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021। आपने 2021 को मशीन खरीदी है 75,000 रुपए की, एंड एडिशनल 5,000 was spent on its installation। आपने इसके इंस्टॉलेशन पर भी कुछ पैसा खर्च किया है। क्या पैसा खर्च किया आपने, 5,000 रुपया। तो 75 की पड़ी थी, 5 और खर्च कर दिए, 80,000 रुपए की पड़ी आपको मशीन। डेप्रीशिएशन इज चार्ज एट 15%। कितने परसेंट डेप्रीशिएशन लगाना है आपको इस पर, तो 80,000 पर आपको लगाना है 15% डेप। कितना लगाना, 15% पर एनम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और फिर अगला जो बैलेंस बचेगा फिर उस पर डेप लगाओगे 15%, फिर अगला बचेगा फिर उस पर लगाओगे डेप 15%। तो इसी प्रकार से हम डेप लगाते चले जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, कैलकुलेशन भी पूरा करके दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बात, हम मशीन खरीदते हैं। अच्छा, आगे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको क्या क्या करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द परचेज एंड डेप्रीशिएशन ऑफ द मशीनरी। मशीनरी को परचेज करने की एंट्रीज करनी है आपको, और उस पर डेप्रीशिएशन लगने की एंट्रीज करनी है आपको, ठीक है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, और डेप्रीशिएशन अकाउंट नहीं बनाना, मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर्स 2021 टू 2024, ठीक है। 2021-22 से लेकर 2023-24 तक का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। एज्यूम द फाइनेंशियल ईयर क्लोज 31 मार्च ईच ईयर, और आपको 31 मार्च को बैलेंस क्लोज करना, मतलब अकाउंट क्लोज करना है। ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज भी बनानी है और मशीनरी अकाउंट भी बनाना है। आपके पेपर में आएगा तो या तो वो जर्नल ही देगा या फिर मशीनरी देगा, और मशीनरी और जर्नल में से आप दोनों में से जो भी वो कहे वो आप बना देना। मैं आपको दोनों बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, आपने मशीन खरीदी है। क्या की है, मशीन खरीदी है। तो मशीन खरीदी है तो मशीन खरीदने, देखो बेटा, मैं अगर आपको इसकी जनरल बताऊं तो आप आसानी से समझ पाओगे। पहले मैं आपको जनरल ही बता देता हूं, जनरल से आपको बहुत अच्छे समझ में आया, जनरल से पर लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा पूरा, ठीक है। आप देखिए, हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीन हमने 1 अप्रैल 2021 को खरीदी है। कितने की खरीदी है, 75,000 रुपए की। तो एंट्री क्या बनाई होगी आपने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने मशीन खरीद ली, और अब
फिर उस मशीन पर आपको कुछ और खर्चा करना पड़ा होगा। हाँ किया है, 1 अप्रैल को आपने उसी मशीन को इंस्टॉलेशन करवाया है, तो यहां पर बीइंग असेट परचेज की थी आपने, फिर मशीन पर आपने 5,000 रुपए और खर्च कर दिए उसी तारीख में, तो 5,000 और खर्च हो गए। काय पर खर्च हो गए? एस्टैब्लिशमेंट पर। तो आपकी जो मशीन है वो खरीद कर कितने की पड़ी आपको? मशीन आपकी कितने से डेबिट हुई है? तो एक बार डेबिट हुई है 75 से और एक बार डेबिट हुई है 5 से, मतलब 80,000 की मशीन आपके पास आ गई। अब आप इस मशीन पर क्या लगाओगे? डेप लगाना चालू करोगे। जिस दिन 31 मार्च आएगी उस दिन आप, अभी 1 अप्रैल 2021 है, तो 31 मार्च 2022 जिस दिन आएगी उसी दिन आप मशीन पर क्या चार्ज कर दोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे। तो उसके लिए एंट्री भी तो पास करोगे। डेप्रिसिएशन हमारे लिए नुकसान है, इसलिए हम इसे डेबिट साइड लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी यहां पर क्रेडिट क्यों हुई है? डेप्रिसिएशन तो नुकसान है, डेबिट हो गया, लेकिन मशीनरी क्रेडिट क्यों हुई है? क्योंकि जो 80,000 की मशीन थी वो अब 80,000 की नहीं रह जाएगी, इतने से कम हो जाएगी। कितने से कम हो जाएगी? 15% कम हो जाएगी। तो 80,000 पर अगर 15% काटेंगे हम तो कितने से कम हो गई? 12,000 रुपए से कम हो गई। कितने से कम हो गई? 12,000 रुपए से कम हो गई। तो सीधी सी बात यह है, हमने हमारी जो 80,000 की मशीन थी उसको डेप्रीशिएट कर दिया और 15% डेप लगा दिया उस पर। अब 12,000 से वो कम हो गई। 80,000 की मशीन अगर 12,000 से कम हो गई तो अब 68,000 रुपीज की रह गई। अब हम फिर इंतजार करेंगे अगले साल की 31 मार्च आने का, 2022 की 31 मार्च, सॉरी 2023 की 31 मार्च आने का इंतजार करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जब डेप्रिसिएशन आपने बनाया है, डेप्रिसिएशन की जो एंट्री आपने पास की है, तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो डेबिट साइड पड़ा होगा। तो ये आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? तो ये आपके लिए लॉस है। तो लॉस है, तो ये लॉस कब तक आप यहां पड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। ये लॉस ले देके कहां पर ट्रांसफर होगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आपने भी तो P&L अकाउंट बनाया होगा, तो आप बताइए आपने डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर किया था? तो डेप्रिसिएशन को आपने ट्रांसफर किया था, मतलब देखिए ये ऑरेंज जोन मैंने इसलिए रखा है इसको क्योंकि ये डेप्रिसिएशन यहां नहीं रहने वाला, ये ब्लिंक करता ही रहेगा जब तक इसको यहां से लॉस को ट्रांसफर नहीं कर देंगे। तो लॉस किस पे जाएगा? डेप्रिसिएशन का लॉस किस पर ट्रांसफर होगा? तो इसका भार जाएगा P&L पर। तो जैसे ही आप P&L पर ट्रांसफर कर दोगे तो ये ऑरेंज जोन से निकलकर ग्रीन जोन में चला जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि P&L को डेबिट कर दो, मतलब लॉस है ना, इसलिए P&L डेबिट हो जाएगा, और ये डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे तो डेप्रिसिएशन का भार खत्म हो गया। अब डेप्रिसिएशन का लॉस किसके ऊपर चला गया? P&L के ऊपर चला गया। इस प्रकार हमें ये डेप्रिसिएशन को कैंसिल करना पड़ेगा और P&L में भेजना होगा। तो आपको ये एंट्री भी साथ ही साथ करते चलना है उसी डेट में। जैसे 2022 31 मार्च को आपने डेप लगाया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब इस लॉस को कब तक पड़े रहने देंगे? हम इसको हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे, तो P&L डेबिट हो जाएगा और नुकसान P&L में चला जाएगा और ये खत्म हो जाएगी एंट्री। तो देखिए उतने से ये एंट्री 12,000 रुपए का मुझे डेप्रिसिएशन का लॉस हुआ था, उसी 12,000 को मैंने कैंसिल कर दिया। किससे? P&L के थ्रू। ऐसे ही सारी एंट्री होती चली जाएंगी। मैं अगली एंट्री आपको बता देता हूं। अगली 2023 में अब मैं एंट्री करूंगा 31 मार्च को। मैं कहूंगा डेप्रिसिएशन फिर लगा दिया मैंने 10,200 का। अब 10,200 का क्यों लगेगा? तो आपको पता है आपकी जो मशीन थी वो 80,000 की थी, 12,000 से गिर गई है अभी, तो कितने की रह गई? 68,000 की रह गई होगी। अब इस 68,000 पर डेप लगेगा क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, फिक्स मेथड नहीं है। तो बस हम इस 68,000 पर 15% फिर लगा देंगे। जैसे ही 15% फिर लगाएंगे तो फिर हमारा कितने का डेप बनेगा? 10,200 का डेप बनेगा। अब 10,200 का डेप बनेगा तो ये तो ऑरेंज जोन में है, ब्लिंक करता रहेगा, कहेगा भैया यार मैं यहां पर नुकसान पड़ा हुआ हूं। तो हम कहेंगे तू चिंता नहीं कर, तेरे को हम ग्रीन जोन में भेज देते हैं, हम P&L को डेबिट कर देते हैं। किसको डेबिट कर देते हैं? P&L को। P&L नुकसान झेलेगा भैया, ये कहेगा मैं लॉस में हूं, चलो कोई बात नहीं, पर डेप्रिसिएशन को तो मैंने ग्रीन जोन में भेज दिया। सीधी सी बात यह है कि यहां पर मैंने इस एंट्री को कैंसिल कर दिया। किससे? P&L से। P&L में भेज दिया, अब नुकसान P&L भोगेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन में कहां तक लॉस पड़ा रहेगा। उसके बाद अगली बार फिर मैं 2024 में फिर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। 2023 में लग गया डेप, पहले 22 में लग गया था, फिर 23 में लग गया, अब 24 में फिर लगाऊंगा 31 मार्च को डेप। फिर जो वैल्यू बचेगी इसमें से माइनस करके 10,200 माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी फिर उस पर डेप लगाऊंगा, तो उस पर फिर डेप आएगा, और डेप आएगा तो उसको कंपनसेट कौन करेगा? फिर से वही P&L कंपनसेट करेगा। देखिए ये P&L 2024 को 31 मार्च को P&L फिर 8,670 को डेप को क्या कर देगा? बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। और इस प्रकार हमारी जनरल एंट्री बनके तैयार हो जाएंगी, और इन्हीं जनरल एंट्री को आप लेजर के रूप में ट्रांसफर कर दोगे तो आपका मशीनरी अकाउंट भी बनके तैयार हो जाएगा। मशीन देख लेना और मशीन के हिसाब से ट्रांसफर कर देना। और अब देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें, देखो ये रहा कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन। 2021 से 22 में 80,000 की जो मशीन थी उस पर 15% डेप लगाया तो 12,000 रुपए डेप निकला। 80,000 में से 12,000 घटाए तो मशीन कितने की बची? 68,000 की बची। फिर आपने फिर से डेप लगाया 68,000 की मशीन पर दूसरे साल में 22 से 23 में, तो 10,200 का डेप लग गया।
जैसे 68,000 में से 10,200 घटाए तो कितने की बची आपकी मशीन? 57,800, 57,800 की बची। फिर आपने क्या किया? फिर से डेप लगाया। जैसे ही फिर से डेप लगाया तो इतना डेप आया। तो जैसे 57,800 में से आपने 8670 घटाया, मतलब 8670 घटाया 57,800 में से आपने जैसे ही 8,670 घटाया, 57,800 में से 8670 रुपीज घटाए, तो आपके पास फिर से नया रुपया क्या बचा? मशीन की वैल्यू क्या बची? 49,130 रुपीज बची आपके पास मशीन की वैल्यू। तो इस प्रकार आपको डेप, इसमें आपको डिमिनिशिंग बैलेंस से ही डेप निकालना पड़ेगा कि पहले आपने 80,000 पर डेप निकाला, फिर जो बची हुई वैल्यू है फिर उस पर डेप निकाला, फिर उस पर जो बची हुई वैल्यू है 57,800 उस पर डेप निकाला। यहां पर ये 80,000 लिखा ना, इसको 57,800 कर लेंगे, ठीक है? ये 57,800 और 57,800 पर जैसे 15% निकालोगे तो कितना निकलेगा? 8,670 रुपीज डेप निकलेगा। फिर हम 57,800 में से क्या कर देंगे? 8,670 माइनस कर देंगे तो 49,130 रुपीज बचेंगे। तो इस प्रकार डेप्रिसिएशन ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकाला गया है। मैं इसका क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, मतलब सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको। ये रहा सॉल्यूशन, समझने का प्रयास करना आप। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मशीन आपने खरीदी थी 80,000 रुपए की। कैसे? क्योंकि 75 की खरीदी थी, 5 जो है आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस खर्च किए उस पर। अब आपने ये 2022 की 31 मार्च का इंतजार किया और डेप लगा दिया 12,000 रुपए का। कितने की रह गई? बैलेंस शीट कितना रहेगा? 68,000। इसी बैलेंस शीट को मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया, देखो ग्रीन ट्रांसफर किया है मैंने, कलर भी मैच किया है उसका। फिर उसके बाद बैलेंस बीडी आ गया आपके पास, ब्रॉट डाउन कर लिया आपने मशीन। फिर आपने फिर 1 साल का इंतजार किया और 1 साल का 31 मार्च 2023 जैसे ही आई डेप्रिसिएशन फिर लगा दिया आपने। अब 10,200 से गिर गई मशीन, ठीक है? क्योंकि हम इस वैल्यू पर निकाल रहे हैं, जो सीडी बैलेंस है हमारे पास, उस वैल्यू पर डेप निकाल रहे हैं। तो बीडी बैलेंस आया है, यहां सीडी से, यहां से बीडी ट्रांसफर हुआ, इस पर हमने फिर डेप निकाला। फिर डेप निकाला तो फिर हमारे पास सीडी क्या बचा? ये बचा। फिर हमने यहां ट्रांसफर कर लिया, इसको बीडी बना लिया। फिर इस पर फिर 15% निकाल लिया। फिर इस पर 15% निकाला तो डेप्रिसिएशन कितना निकला? 8,670। तो हमारा बैलेंस कितना बचा मशीन का? 49,130 बचा और दोनों तरफ का हमने जोड़कर बराबर कर दिया। इस प्रकार हमारा डेप्रिसिएशन में मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया, डेप्रिसिएशन वाला। तो इस प्रकार सीधी सी बात यह है, आप डेप्रिसिएशन को सॉल्व कर सकते हो और इसमें आपको या तो जनरल एंट्री पूछेगा वो, या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को देगा। आप दोनों को तरीके से पढ़ लीजिए, आपको जो उचित लगे वो आप कर देना। हो सकता है वो एक ही दे, इसलिए आप दोनों को सीख लीजिए। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन क्लियर हुए। अब हम